हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने ही यूट्यूब चैनल टेक आईटीआई पल्स पे। तो दोस्तों, हम इसरो के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को डिस्कस कर रहे हैं। उसी में हम इसके पार्ट 2 देख चुके हैं, जिसमें हमने 71 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं। तो दोस्तों, 72 नंबर के क्वेश्चन से आज हम स्पेस एप्लीकेशन सेंटर अहमदाबाद के 2023 के पेपर ट्रेड के जो ऑफिशियल आंसर की है उसको डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, इसमें जो 72 नंबर का क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया है बाहरी थ्रेड के निर्माण के लिए जिस उपकरण का प्रयोग किया जाता है उसे कहते हैं। तो दोस्तों, उसको क्या कहते हैं? डाई कहते हैं। जब हम थ्रेडिंग करते हैं तो थ्रेडिंग के दोस्तों आपको पता है कि जैसे मान लीजिए कोई नट है, जो नट पे एक्सटर्नल थ्रेड कटे हुए होते हैं, तो ये एक्सटर्नल थ्रेड किसकी सहायता से काटते हैं? हम डाई की सहायता से। और जो सॉरी, ये बोल्ट है, मैंने नट बोल दिया। और जो नट है दोस्तों, नट आपको पता ही है कि हेक्सागोनल शेप का रहता है ना, हेक्सागोनल शेप का रहता है। उसके बीच में यहाँ पे हॉल होता है, जिसको बोल्ट में फिट किया जाता है। उस हॉल में थ्रेड कटे हुए होते हैं, तो इसको हम टैप की सहायता से काटते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, है ना। आगे देखते हैं हम 73 नंबर का क्वेश्चन। इसमें पूछा है 1 नैनोमीटर कितने माइक्रोन के बराबर होता है ना। तो जब हम यूनिट कन्वर्जन का जो चैप्टर पढ़ते हैं, तो इसमें बहुत सिंपल सा फंडा मैं आपको बताऊंगा। आप यूनिट कन्वर्जन को बहुत आसानी से सीख जाएंगे इसमें। तो इसमें पूछा है 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू डैश माइक्रोन मीटर, है ना, माइक्रोमीटर। तो यहाँ दोस्तों मीटर से मीटर कट जाएगा। यहाँ पर एक्स की वैल्यू हमको फाइंड आउट करना है कि कितना है। तो यहाँ पे जैसे ही हम ये डायमेंशन पढ़ते हैं, तो उसमें दोस्तों डेसी से शुरू होकर डेसी, सेंटी, मिली, माइक्रो, नैनो, पीको, फेम्टो, एटो, है ना। तो 10 की पावर -1, 10 की पावर -2, 10 की पावर -3, ये सीरीज शुरू होती है। उसके बाद आता है 10 की पावर -6, 10 की पावर -9। तो इसको बोलते हैं डेसी। ये 10 की पावर -2, इसको सेंटी, ये मिली, ये माइक्रो, ये नैनो, ऐसी पीको 12 आएगा, फेम्टो 15 आएगा, एटो 18 आएगा। तो दोस्तों, इसमें यही सीरीज को हमको यूज करना है। तो इसके लिए हमको क्या करना है, ये देखिए 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू एक्स माइक्रोन मीटर, है ना। मीटर से मीटर यहाँ पे कट जाएगा। उसके बाद जैसे ही हम डेसी, सेंटी, मिली, माइक्रो वाली जो सीरीज को स्टार्ट करेंगे, तो ये कितने नंबर पे आएगा? डेसी, सेंटी, मिली, माइक्रो, है ना, माइक्रो, नैनो। तो यहाँ पे नैनो का कितनी वैल्यू आएगी? 10 की पावर -9। यहाँ पे एक्स इज इक्वल टू माइक्रो की वैल्यू कितनी होगी? 10 की पावर -6, है ना। तो एक्स की वैल्यू जैसे ही फाइंड आउट करेंगे हम यहाँ पे दोस्तों, x की वैल्यू जैसे ही कैलकुलेट करेंगे, तो x इज इक्वल टू ये ये देखिए x इज इक्वल टू ये 10 की पावर -6, ये इसकी डिवाइड में जाएगा। तो 10 की पावर -9 डिवाइडेड बाई 10 की पावर -6। तो दोस्तों, जब आपको पता है कि बेस सेम होता है, तो पावर है वो ऐड हो जाती है। तो यहाँ पे क्या होगा? 10 की पावर -9 प्लस 6। तो दोस्तों, इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे, तो ये 10 की पावर -3 आएगा। 10 की पावर -3, 10 की पावर -3 ये वैल्यू आई। इसका मान कितना होता है? 1/1, 2, 3, है ना। 1/10 का क्यूब कर दो या फिर ये वैल्यू लिख दो। तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। ऐसे ही दोस्तों, आप किसी भी वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हो, क्योंकि इसमें यही फंडा यूज होता है। आपको बस मान याद रखना है, डेसी, सेंटी, मिली, माइक्रो, नैनो, पीको, फेम्टो, एटो, मतलब 10 की पावर -18 तक आपको वैल्यू याद रखना है। दोस्तों, आगे देखते हैं हम। यहाँ पे 74 नंबर का क्वेश्चन है। इसमें पूछा गया है यदि एक वृत्त का व्यास 7 सेंटीमीटर है, दोस्तों ये डायमीटर दिया है, तो उसका क्षेत्रफल और परिमाप पूछा है। तो दोस्तों, इसका जो देखिए व्यास अगर 7 सेंटीमीटर है, तो इसका रेडियस कितना हो जाएगा? 7/2, जस्ट इसका आधा हो जाएगा, है ना। तो इसके परिमाप की अगर बात करें, तो परिमाप कितना होता है? वृत्त की जो परिधि होती है वो 2 पाई की वैल्यू यहाँ पे रखेंगे, 22/7 इंटू आर, 7/2। यहाँ पे 7 से 7 कट जाएगा, 2 से 2, ये 22, है ना, 22
सेंटीमीटर। तो 22 सेंटीमीटर वर्दी हमको किस ऑप्शन में देखने को मिल रही है दोस्तों? ये यहाँ पे सेंटीमीटर में वैल्यू है ना, सेंटीमीटर में वैल्यू है। तो इसको जब हम mm में कन्वर्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा? 220 mm, है ना, 220 mm हो जाएगा। तो केवल हमको बी ऑप्शन में दिख रहा है, तो केवल इसकी जो पेरीफेरी है या परिमाप है वो निकाल लेंगे तो इसका करेक्ट हम ऑप्शन निकाल सकते हैं बी। एरिया निकालने की हमको जरूरत नहीं है। आगे देखते हैं 75 नंबर का क्वेश्चन। इसमें पूछा है कि देखिए साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है। तो दोस्तों जब हम ग्राफ पढ़ते हैं तो उसमें हम पूरा चार्ट बनाते हैं, जैसे साइन 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, है ना दोस्तों, ये साइन का चार्ट होता है। तो साइन 30 की वैल्यू यहाँ पे 1/2 होती है, साइन 45 की वैल्यू यहाँ पे 1/√2 होती है। उसके बाद अगर 60 की बात करें तो इसकी वैल्यू √3 होती है, और इसकी वैल्यू यहाँ पे साइन 90 डिग्री की वैल्यू इनफाइनाइट होती है ना। तो ये आपको याद रखना है। आगे देखते हैं यहाँ पे अगले क्वेश्चन में क्या पूछा है। 76 में पूछा है ये 30H7D6, है ना, 30H7D6 दोस्तों ये एक फिट है। जैसे कि आपको पता है हम ये ग्रेड ऑफ टॉलरेंसेस को इस तरह से दर्शाते हैं, ये हॉल बेसिस सिस्टम है। ये दोस्तों जब हम फिट की बात करते हैं तो उसमें लिमिट फिट टॉलरेंस में हॉल बेसिस सिस्टम होता है और सॉफ्ट बेसिस सिस्टम होता है। तो ये हमको पता है इस प्रकार लगाना है कि जो हमको डायमेंशन दी है उसके जस्ट बाद में क्या लिखा है। जो कैपिटल लेटर होता है वो हॉल बेसिस सिस्टम को इंडिकेट करता है, और स्मॉल लेटर रहता है वो सॉफ्ट बेसिस सिस्टम को इंडिकेट करता है। तो दोस्तों यहाँ पे हॉल बेसिस सिस्टम को यूज किया है। तो इसमें दोस्तों ये जब हम फिट पढ़ते हैं तो उसमें ये जो डी लेटर है ये हमको बताएगा, जैसे ये एच है, एच तो क्या करता है कि वो हॉल बेसिस सिस्टम को इंडिकेट कर रहा है, और इसमें ये पता चल रहा है हमको H7 से कि लोअर डिविएशन ऑफ हॉल 0 है हमारा, है ना। उसके बाद जो दूसरा लेटर है ना ये हमको बताएगा कि ये फिट कौन सी है ना। ये हॉल का साइज तो फिक्स हो गया यहाँ पे H7, लेकिन ये D6 लिखा है, ये हमको बताएगा कि फिट कौन सी आएगी, है ना। तो दोस्तों जब हम ABCD की पूरी जो इसका वो पढ़ते हैं क्या बोलते हैं ग्रेड ऑफ टॉलरेंस, तो उसमें ABCD, है ना, ऐसे चल के पूरा यहाँ पे JS to ZC इस टाइप से चलता है पूरा, है ना, ZC तक जाता है। इसमें 5 लेटर ABCD का है, उनको यूज नहीं करते हैं। तो इसमें जो देखिए दोस्तों ये हम देख रहे हैं ए से लेकर एच, है ना, ए से लेकर एच तक जो फिट यूज होती है, जो यहाँ पे आएगा जैसे ए आया और एच आया, है ना, ए से लेकर एच तक जो सॉफ्ट का अगर ग्रेड ऑफ टॉलरेंस है तो उसके लिए हमको क्लियरेंस फिट मिलेगी, है ना। और अगर JS to N, है ना, JS to N अगर कोई भी यहाँ पे लेटर लिखा हुआ आता है D6 की जगह, तो उसमें हमको जो अचीव होगी वो होगी ट्रांजिशन फिट, है ना, ट्रांजिशन फिट। तो दोस्तों और उसके बाद ये P to ZC, है ना, P से ZC के बीच में जो लेटर रिसीव होंगे उसमें हमको इंटरफीरेंस फिट मिलेगी। तो दोस्तों यहाँ पे हमको कौन सी फिट मिल रही है? क्लियरेंस फिट, है ना, ये ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों ये आपको फिट लिमिट फिट टॉलरेंस का जब हम टॉपिक पढ़ाएंगे तो उसमें बहुत बारीकी से हम समझाते हैं इस चीज को, तो आप जब हम वो क्लास डिस्कस करेंगे उस टाइम पे अच्छे से समझाएंगे। आगे देखते हैं 77 नंबर का क्वेश्चन है। इसमें बोला गया है VHN इज ए यूनिट ऑफ। तो दोस्तों आपको पता है कि जब हम हार्डनेस पढ़ते हैं तो हार्डनेस की विधियां पढ़ते हैं, है ना, मेजर करने की। तो VHN इसका मतलब है बर्नेल हार्डनेस नंबर। तो दोस्तों जब हम हार्डनेस की बर्नेल मेथड और रॉकविल मेथड पढ़ते हैं तो उसमें HRC और VHN, है ना, बर्नेल हार्डनेस नंबर है, ये किसकी यूनिट है? हार्डनेस की। डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। VHN का फुल फॉर्म भी पूछ सकता है, तो बर्नेल हार्डनेस नंबर, है ना, ये इसका फुल फॉर्म हो जाएगा।
आगे देखते हैं 78 नंबर का क्वेश्चन। इसमें पूछा गया है रिवेट छिद्र डी के केंद्र से प्लेट के किनारे तक की न्यूनतम दूरी कितनी होती है। जैसे मान लीजिए दोस्तों कोई दो प्लेट हैं, एक ये प्लेट है और एक सीट एक और इस पे ओवरलैप करके दिखाता हूं, ये है ना। इनको हमको यहाँ रिवेट से जोड़ना है। इसको रिवेट से जोड़ने के लिए इसमें क्या बोला है कि जो डायमीटर है वो प्लेट के केंद्र से कितना होगा। दोस्तों ये मान लीजिए प्लेट का केंद्र है, इससे डायमीटर की दूरी कितनी होगी, तो ये 1.5 टाइम्स होती है डायमीटर के, जो रिवेट का नॉमिनल डाय होता है उसकी 1.5 गुना होती है। अगर इसमें पूछा जाए कि दोनों जो रिवेट हैं उनके बीच की दूरी, उसको बोलते हैं हम पिच, है ना। तो पिच कितना रहता है, ये 2d के बराबर रहता है, नॉमिनल डायमीटर का दुगुना रहता है। तो इस क्वेश्चन के हिसाब से बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं 79 नंबर का क्वेश्चन। इसमें बोला गया है विच प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल इंडलेस परमानेंट डिफॉर्मेशन विदाउट फ्रैक्चर। दोस्तों ये मैंने इससे पहले आपको इलास्टिसिटी का जो क्वेश्चन डिस्कस करवा रहा था, तो इलास्टिसिटी किस में होती है, रबर। जैसे मान लीजिए मुझे यहाँ से यहाँ तक इतनी लंबी रबर है, इस रबर को मैं आगे खींचता हूँ, उसके बाद मैं अगर छोड़ता हूँ तो रिटर्न ये अपनी पोजीशन को अचीव कर लेगा, इसको बोलते हैं इलास्टिसिटी, है ना। इसमें बोला है परमानेंट डिफॉर्मेशन। जैसे मान लीजिए मेरे पास गीली मिट्टी है ना, गीली मिट्टी का मेरे पास एक ब्लॉक है या फिर एक लड्डू समझ लीजिए, इसको मैं जैसा शेप दे दूंगा वो वैसा ही शेप में बना रहेगा, तो इसको बोलते हैं दोस्तों प्लास्टिसिटी, है ना। जैसे मान लीजिए कोई जो लोहोगिरी का काम करते हैं लोहार, तो वो लोहे को गर्म करने के पश्चात तो उसको कैसा भी आकार दे देते हैं, वो उसकी प्लास्टिसिटी प्रॉपर्टी के कारण ही पॉसिबल होता है। तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। 80 नंबर का क्वेश्चन है। इसमें पूछा गया है कि एक बेलनाकार टैंक की ऊंचाई 7 मीटर और व्यास 2000 mm है, पानी का आयतन ज्ञात कीजिए जो उसमें निहित किया जा सकता है। तो दोस्तों हमको पता है कि हमको जब जो वॉल्यूम ज्ञात करना है उसमें निहित वॉल्यूम, तो वॉल्यूम की फॉर्मूला क्या होता है वेलन का, पाई आर स्क्वायर एच, है ना। तो यहाँ पे पाई की वैल्यू 22/7 रखेंगे। आर स्क्वायर दोस्तों यहाँ पे टैंक की ऊंचाई 7 मीटर दी है, ये एच की वैल्यू हो जाएगी 7। आर कितना हो जाएगा यहाँ पे दोस्तों, ये 2000 mm है। जब mm को हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो इसको हो जाएगा 2, है ना, 1000 से इसको भाग देंगे तो 2 मीटर, है ना। तो जो सारी यूनिट है अपनी मीटर में हो गई। उसके बाद हम वॉल्यूम कैलकुलेट करते हैं, तो आर है, आर स्क्वायर करेंगे तो 2 का स्क्वायर करना पड़ेगा, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4। उसके बाद यहाँ पे एच, एच की वैल्यू कितनी है 7, है ना। तो 7 से 7 यहाँ पे कट जाएगा, 4 से यहाँ पे 22 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा यहाँ पे 88 मीटर क्यूब, है ना, 88 मीटर क्यूब आएगा। और उसके बाद अगर सॉरी यहाँ पे देखिए ये व्यास है, व्यास को अगर रेडियस में बदलना है तो 2 का मल्टीप्लाई और करना पड़ेगा, तो ये आएगी 1 मीटर रेडियस। तो दोस्तों जब यहाँ 1 आएगा तो 1 का स्क्वायर भी 1 होगा, है ना। तो ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, ये मिस्टेक हो गया थोड़ा सा, 88 नहीं होगा, ये क्या आएगा यहाँ पे, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी कितनी, दोबारा लिखते हैं हम, इसकी वैल्यू आ जाएगी, ये देखिए 22/7 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 7, ये यहाँ पे 22, 7 से 7 कट जाएगा तो इसकी फ्रेश वैल्यू आएगी 22 मीटर क्यूब, क्योंकि हमने पूरी यूनिट को मीटर में कन्वर्ट कर लिया। दोस्तों ये मीटर क्यूब में क्या आया उसका वॉल्यूम, जब हम यूनिट इसकी कन्वर्जन करेंगे तो 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 लीटर, है ना, 1000 लीटर। दोस्तों ये यूनिट कन्वर्जन बहुत आपको काम आएगा कि 1 मीटर क्यूब बराबर होता है 1000 लीटर के। तो हमको ये 22 में किसका गुणा करना पड़ेगा लीटर को कन्वर्ट करने के लिए, 1000 का। तो यहाँ पे ये 22,000 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, है ना। दोस्तों थोड़ा ट्विस्ट किया है एग्जामिनर ने क्वेश्चन, लेकिन बहुत सिंपल है अगर आप दिमाग लगा के करते हैं तो।
आगे देखते हैं 81 नंबर का क्वेश्चन। इसमें पूछा है इफ द डायमेंशन ऑफ द मेल पार्ट इज लार्जर देन द फीमेल पार्ट द फिट इज। दोस्तों इसमें बोला है कि जब हम कोई भी फिट करते हैं तो फिट में क्या होता है, एक मेल पार्ट होता है और एक फीमेल पार्ट होता है। जैसे मान लीजिए कि हम नट और बोल्ट की फिटिंग कर रहे हैं तो उसमें मेल पार्ट कौन सा हो जाएगा, हमारा मेल पार्ट हो जाएगा बोल्ट, फीमेल पार्ट कौन सा हो जाएगा, नट, है ना। तो जो फीमेल पार्ट है अगर उसका साइज बड़ा है और मेल पार्ट है उसका साइज छोटा है तो क्या होगा, इसमें हमको जो फिट मिलेगी वो इंटरफेरेंस फिट मिलेगी, है ना। जो अगर मेल पार्ट है उसका साइज बड़ा है और फीमेल पार्ट का साइज छोटा है तो इसमें जो फिट मिलेगी हमको वो इंटरफियरेंस फिट मिलेगी। जस्ट इसके अगर उल्टा करेंगे तो हमको क्लियरेंस फिट मिलेगी, है ना। अगला 82 नंबर का क्वेश्चन इसमें बोला गया है कि लंबाई की एसआई यूनिट क्या होती है। तो दोस्तों लंबाई की जो एसआई यूनिट है वो मीटर होती है ना। एक मीटर में आपको याद रखना है कितने, एक मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100 सेंटीमीटर, है ना। एक मीटर में अगर एमएम की बात करें तो 1000 एमएम। एक इंच में कितने एमएम होते हैं, 25.4 इंच, सॉरी 25.4 एमएम, है ना। तो ये यूनिट कन्वर्जन का आपको एकदम रटा होना चाहिए क्योंकि ये बहुत जगह काम आएगा आपको। 83 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। इसमें बोला है थ्रेड प्लग गेज का उपयोग डैश की जांच करने के लिए किया जाता है। थ्रेड जो प्लग गेज है दोस्तों इसका प्रयोग आंतरिक थ्रेड की जांच के लिए किया जाता है। इसमें ही अगर पूछता कि थ्रेड थ्रेड रिंग गेज, है ना, थ्रेड रिंग गेज है, जो थ्रेड रिंग गेज का यूज होता है वो बाहरी थ्रेड की जांच के लिए यूज होता है ना। आगे देखते हैं यहाँ पे भारतीय मानक मानक के अनुसार ग्राइंडिंग व्हील में जो 46 है वो ग्रेन साइज किस श्रेणी में आता है। तो दोस्तों जो ग्राइंडिंग व्हील है उसमें जो एब्रेसिव का साइज रहता है, एब्रेसिव पार्टिकल्स का, उसकी 4 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया है, 3 कैटेगरी में। एक होता है कोर्स, एक होता है मीडियम, एक होता है फाइन। तो दोस्तों कोर्स का नंबर की अगर हम बात करें तो कोर्स का नंबर होता है 10 नंबर से लेके 24, मीडियम का रहता है 30 नंबर से लेके 60 और फाइन का होता है 80 से 180। तो दोस्तों ये 46 किसके बीच में आ रहा है, 30 से 60 के बीच में। इसका मतलब कौन सा है, मीडियम ग्रेड है। बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अगर 10 से 24 के बीच में आता तो ये कोर्स ग्रेड हो जाता और 80 से 180 के बीच में आता तो ये फाइन ग्रेड हो जाता, है ना। तो ये आगे आपको जानकारी याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 85 नंबर के क्वेश्चन में पूछा है कि 120 डिग्री कितने रेडियन के बराबर होता है। तो दोस्तों जब हम पाई रेडियन की अगर बात करते हैं तो पाई रेडियन की वैल्यू होती है 180 डिग्री। तो दोस्तों इसमें पूछा है कि 120 डिग्री कितने पाई रेडियन के बराबर होगा। तो इसमें क्या करेंगे हम, देखिए ये वैल्यू पुट करके देख लेंगे कि 2 पाई डिवाइडेड बाई 3, है ना। 2 पाई डिवाइडेड बाई 3 अगर है तो इसमें हम पाई की वैल्यू रखेंगे 180। तो 2 मल्टीप्लाई 180 डिवाइडेड बाई 3, 3 से इसको 6 टाइम और 60 से 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 120 हमारा आंसर आएगा। मतलब कि जो ये ऑप्शन है ये ऑप्शन से ये सेटिस्फाई हो रहा है ना। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा इसका ये। आगे देखते हैं यहाँ पे दोस्तों इसमें पूछा है लेड इज लाइटर देन। जो दोस्तों लेड धातु होती है जिसको बोलते हैं सीसा हिंदी में, है ना। सीसा अगर जो कंफ्यूज हो रहा हो वर्ड सुन के, तो लेड है वो किससे हल्का होता है। तो दोस्तों आपको पता है कि लेड का डेंसिटी होती है 11.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब और जो मरकरी है, यहाँ पे मरकरी या पारा है, इसकी डेंसिटी होती है 13.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो दोस्तों भारी कौन है यहाँ पे, मरकरी, है ना। मरकरी लेड से भारी है, लेड मरकरी से हल्का है। लाइटर मतलब हल्का। उसके बाद आगे देखते हैं 87 नंबर के क्वेश्चन में पूछा गया है धातु का वह गुण जिसके कारण उसे तार में खींचा जा सकता है
दोस्तों जब हम प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल पढ़ते हैं तो उस टाइम पे हम पढ़ते हैं डक्टिलिटी, है ना। डक्टिलिटी वह प्रॉपर्टी है जिससे उसका तार के रूप में खींचा जा सकता है। जैसे आपको पता होगा कि जो गोल्ड है, तो गोल्ड है, गोल्ड के 1 ग्राम से, दोस्तों मुझे एग्जैक्ट वैल्यू याद नहीं है, लेकिन 1 ग्राम गोल्ड से हम किलोमीटर में तक वायर खींच सकते हैं। तो बहुत डक्टाइल होता है गोल्ड, है ना, तो इसकी डक्टिलिटी ज्यादा है, इसलिए उसको तार में खींचा जा सकता है। मेलिएबिलिटी की अगर बात करें तो किसी धातु से अगर चद्दर बनाई जा सकती है, धातु के सीट बनाए जा सकते हैं, तो उसको बोलते हैं प्रॉपर्टी को मेलिएबिलिटी, है ना। टफनेस क्या है? टफनेस शॉक को एब्जॉर्ब करता है। हार्डनेस किसी दूसरी धातु को काटने के योग्य बनाता है। आगे देखते हैं 88 नंबर का क्वेश्चन। इसमें पूछा गया है 40 डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करें। तो दोस्तों इसका फॉर्मूला होता है डिग्री सेल्सियस डिवाइडेड बाई 100 इज इक्वल टू फ़ारेनहाइट माइनस 32 डिवाइडेड बाई 180। तो दोस्तों ये 40 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो इसकी वैल्यू यहाँ पे 40 रख देंगे हम। 40, जीरो से जीरो कट जाएगा, इस जीरो से ये जीरो काट देंगे। अब 18 का मल्टीप्लाई 4 टाइम करेंगे तो 72 इज इक्वल टू फ़ारेनहाइट माइनस 32, और जैसे ही इसको इधर भेजेंगे तो फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू 72 प्लस 32। ये दोनों का जब हम योग करेंगे तो ये आएगी वैल्यू 104 फ़ारेनहाइट। अगला देखते हैं यहाँ पे। अगला क्वेश्चन है जिग इज यूज्ड फॉर। तो दोस्तों जिग का प्रयोग क्यों किया जाता है, ये क्वेश्चन पूछा है। जिग का प्रयोग क्यों किया जाता है? होल्डिंग द जॉब एंड गाइडिंग द टूल। दोस्तों जो जिग है वो जॉब को भी होल्ड करता है और टूल को भी गाइड करता है। अगर हम फिक्सचर की बात करें तो फिक्सचर क्या करता है? ओनली कटिंग टूल को, सॉरी, जॉब को केवल होल्ड करता है और लोकेट करता है, लेकिन कटिंग टूल को गाइड नहीं करता है ना। तो फिक्सचर का भी याद रखना, बाकी जिग का होल्डिंग द जॉब एंड गाइडिंग द टूल, टूल को गाइड भी करता है और जॉब को होल्ड करता है। 90 नंबर का क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया है दोस्तों, ये एलसीएम का क्वेश्चन है। 12, 18, 6, 36। दोस्तों इसका लीस्ट कॉमन मल्टीपल, एलसीएम का फुल फॉर्म होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल, मतलब कि इन संख्याओं से कौन सी सबसे छोटी संख्या होगी जो चारों से डिवाइड हो जाएगी, है ना। तो आपको दोस्तों ऑप्शन से देख लेना है यहाँ पे, बाकी एलसीएम कैलकुलेट करना आप सब जानते हैं। तो ऑप्शन इसमें कौन सा है जिससे सारी संख्या से डिवाइड हो रहा है? 36, है ना। 36 इसका एलसीएम हो जाएगा, क्योंकि 6 से भी डिवाइड होगा, 36 से भी डिवाइड होगा, 18 से भी और 12 से भी। तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों आगे देखते हैं। दोस्तों यहाँ पे पूछा है स्टॉक इज द यूनिट ऑफ। दोस्तों यूनिट से काफी क्वेश्चन पूछे गए हैं यहाँ पे। तो दोस्तों जो स्टॉक यूनिट होती है, स्टॉक्स, ये यूनिट होती है विस्कोसिटी की, है ना। दोस्तों ये विस्कोसिटी को मापती है, और विस्कोसिटी हम किसको बोलते हैं? जैसे मान लीजिए कोई ऑयल है या ग्रीस है, तो जो ग्रीस होता है वो गाढ़ा होता है, ऑयल पतला होता है ना। तो ऑयल है उसकी विस्कोसिटी कम होती है और ग्रीस की विस्कोसिटी ज्यादा होती है। तो विस्कोसिटी को मापते किसमें? स्टॉक्स यूनिट होती है उसकी, जिसमें हम विस्कोसिटी को मापते हैं। सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। 92 नंबर का क्वेश्चन है, इसमें बोला गया है द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन अ फ्लैट सीट फॉर अ बोल्ट हेड एट ओपनिंग ऑफ ड्रिल हॉल। दोस्तों इसमें बोला गया है कि कोई ड्रिल हॉल है, जैसे मान लीजिए प्लेट है, इस प्लेट पे हमने यहाँ पे ये हॉल कर दिया। इस हॉल के एंड पर, मतलब ये किनारे पर फ्लैट सरफेस, चौड़ा फ्लैट सरफेस बनाने की जो प्रक्रिया है उसको बोलते हैं हम काउंटर बोरिंग। मतलब कुछ दूरी तक जो ड्रिल का हॉल है उसका डायमीटर और बड़ा करना, उसको बोलते हैं काउंटर बोरिंग। तो दोस्तों ये काउंटर बोरिंग इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। और हम काउंटर बोरिंग करते किससे हैं? जो बोरिंग टूल आता है, तो बोरिंग टूल से हम बोरिंग कर सकते हैं। इसी तरह एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि कोई प्लेट है, उसमें हॉल है ना, ड्रिल हॉल है,
उस हॉल के किनारे को वेवल करने के लिए, कुछ गहराई तक वेवल करने के लिए इसके लिए काउंटर सिंकिंग ऑपरेशन किया जाता है। आगे देखते हैं यहाँ पे दोस्तों, इसमें 93 नंबर के क्वेश्चन में पूछा गया है चीजल इज मेड ऑफ। दोस्तों चीजल है वो हाई कार्बन स्टील से बनाई जाती है ना, ये सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। और चीजल का शेप पूछता है तो दोस्तों ऑक्टागोनल शेप होता है, ऑक्टागोनल, है ना। उसकी 8 फलक आपको आसानी से देखने को मिलेंगे जब आप चीजल को हाथ में लेके देखेंगे तो। अगला क्वेश्चन देखते हैं 94, इसमें पूछा गया है दोस्तों, इसमें जो सीट मेटल का चैप्टर है उससे बहुत क्वेश्चन पूछे गए हैं। ऐसे ही ये देखिए लेंसिंग का पूछा गया है, लेंसिंग इज अ, दोस्तों लेंसिंग इज अ सीट मेटल ऑपरेशन। जिसमें क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए कोई पतली सीट है, उस सीट से हम क्या करते हैं, ये इतना कट लगाएंगे, कट लगाने के पश्चात जो मेटल बचेगा उसको हम एक तरफ को उठा देंगे, है ना, एक तरफ को उसको उठा देंगे और कट मार देंगे, इसको बोलते हैं लेंसिंग ऑपरेशन, है ना। ये सीट मेटल का ऑपरेशन है। अगला क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया है व्हेन प्लान इज शोन अबव द एलिवेशन द प्रोजेक्शन इज कॉल्ड। दोस्तों ये इंजीनियरिंग ड्राइंग से क्वेश्चन पूछा गया है कि देखिए आपने जब प्रोजेक्शन पढ़ा होगा तो उस टाइम पे पढ़ते हैं फ्रंट व्यू, साइड व्यू और टॉप व्यू, है ना। जैसे कि यहाँ पे बोला गया है, ये देखिए जो प्लान है टॉप व्यू को बोला है, एलिवेशन फ्रंट व्यू को बोला है ना। ये टेक्निकल इसमें दूसरे नाम है, ये एलिवेशन, एलिवेशन और टॉप व्यू को बोलते हैं प्लान, है ना, इंजीनियरिंग ड्राइंग में। तो दोस्तों जब हम ये जो क्वेश्चन को पढ़ रहे हैं तो उसमें समझ में आ रहा है, इसमें बोला गया है प्लान इज शोन अबव द एलिवेशन। दोस्तों जो फ्रंट व्यू है उसके ऊपर टॉप व्यू है, तो ये कौन सी मेथड है, थर्ड एंगल प्रोजेक्शन मेथड। साइड व्यू है, जैसे राइट साइड से दिख रहे हैं तो राइट साइड उसका आएगा यहाँ पे साइड व्यू, और अगर लेफ्ट साइड से किसी ब्लॉक को देख रहे हैं तो लेफ्ट साइड इसका साइड व्यू आएगा, है ना। ये थर्ड एंगल प्रोजेक्शन मेथड है। दोस्तों इसके सिंबल और पूछता है कि थर्ड एंगल प्रोजेक्शन मेथड का सिंबल कैसा होता है। तो दोस्तों थर्ड एंगल प्रोजेक्शन मेथड का सिंबल होता है, देखिए हम अलग से बनाते हैं। ये फर्स्ट एंगल और थर्ड एंगल प्रोजेक्शन मेथड बहुत पूछा जाता है। देखिए थर्ड एंगल प्रोजेक्शन मेथड में इस टाइप से कोई ब्लॉक है, इसको हमने काट दिया है कोन टाइप से, ये सेंटर लाइन है ना। तो इसमें जो कटा हुआ भाग है वो जिधर काटेंगे उधर ही दिखेगा, ये थर्ड एंगल प्रोजेक्शन मेथड है। इसमें जस्ट उल्टा हो जाएगा, ये यहाँ पे हम बनाएंगे, ये देखिए इसमें जो कटा हुआ पोर्शन दिखेगा कटिंग सेक्शन वो इधर दिखेगा ये। तो दोस्तों ये फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन मेथड है, फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन मेथड, और ये थर्ड एंगल प्रोजेक्शन मेथड का सिंबल, है ना। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी। 96 नंबर के क्वेश्चन में पूछा गया है दोस्तों ब्रॉन्ज इज एन अलॉय ऑफ। दोस्तों ये ब्रॉन्ज होता है जिसको हिंदी में कांसा बोलते हैं, वो बोलता है तांबा और टिन, इन दोनों धातुओं को मिलाते हैं तो हमको ब्रॉन्ज मिलता है। आगे देखते हैं 97 नंबर का क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया है माइल्ड स्टील का अगर डेंसिटी 7.8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है तो ये इस डायमेंशन के एक माइल्ड स्टील के ब्लॉक का द्रव्यमान केजी में कितना होगा। दोस्तों हमको ये सारी यूनिट इस सेंटीमीटर में ही दी हैं, तो हम इसका पहले क्या करेंगे दोस्तों, किसी भी चीज का हमको यहाँ द्रव्यमान अगर निकालना है तो हमको पहले क्या करना पड़ेगा, देखिए मास इज इक्वल टू वॉल्यूम मल्टीप्लाई डेंसिटी, है ना, ये इसका फॉर्मूला होता है। तो हमको क्या क्या दिया है यहाँ पे, मास तो हमको कैलकुलेट करना है, डेंसिटी हमको दी है, वॉल्यूम निकालेंगे। तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, ये कोई ब्लॉक है तो उसको ब्लॉक को हमको वॉल्यूम कैलकुलेट करना है, तो तीनों भुजाओं का गुणनफल होता है। तो इन तीनों भुजाओं को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे जो वैल्यू आएगी वो हो जाएगी दोस्तों 20 पंचे 100, उसके बाद 10 और गुणा करेंगे इसमें तो 1000 सेंटीमीटर क्यूब,
है ना, ये इसका वॉल्यूम आ गया V की वैल्यू। तो 1000 सेंटीमीटर क्यूब मल्टीप्लाई बाई डेंसिटी कितनी है यहाँ पे 7.8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो दोस्तों सेंटीमीटर क्यूब से यहाँ पे सेंटीमीटर क्यूब काट देंगे और यहाँ पे हम ये ग्राम में है, इस ग्राम को जब किलोग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो दोस्तों पहले तो हम ग्राम में ही वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। तो ग्राम में कितना आ जाएगा 7800, है ना। ये जब यहाँ 1000 का गुणा करेंगे तो 7800 ग्राम, ग्राम में आया। अब ग्राम को हमको किलोग्राम में कन्वर्ट करना है तो इसमें हम 1000 का फिर से भाग देंगे। 1000 का जैसे ही भाग देंगे तो 7.8 किलोग्राम, है ना, किलोग्राम में आंसर ये हो जाएगा। तो दोस्तों यूनिट कन्वर्जन बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत इंपोर्टेंट। अगर आपको नहीं आता है तो आप इन बहुत सिंपल से सिंपल क्वेश्चन को गलत करके आ जाएंगे, है ना। आगे देखते हैं 98 नंबर का क्वेश्चन। इसमें पूछा गया है एक छिद्र आधारित हॉल बेसिस सिस्टम, है ना, हॉल बेसिस सिस्टम में एच के लिए निम्न विचलन मतलब लोअर डेविएशन क्या होता है, लोअर डेविएशन, है ना। लोअर डेविएशन की अगर बात करें तो हॉल के लिए क्या होता है 0 होता है ना। ये जीरो लोअर डेविएशन ऑफ हॉल क्या होता है 0 होता है। ये हम जब लिमिट फिट टॉलरेंस का चैप्टर पढ़ते हैं तो उसमें पढ़ते हैं। और उसको किस लेटर से इंडिकेट करते हैं एच, कैपिटल एच लेटर से इंडिकेट करते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे कोई वैल्यू लिखी है 30H7 और कोई भी D6 जो कि हम ऊपर पढ़ के आए हैं, तो ये H7 है, ये इंडिकेट कर रहा है कि इसका लोअर डेविएशन ऑफ हॉल इज 0 और ये हॉल बेसिस सिस्टम है क्योंकि यहाँ पे कैपिटल एच है। आगे देखते हैं 99 नंबर का क्वेश्चन। दोस्तों यहाँ पे थ्रेड का एंगल पूछा है, तो एक में थ्रेड का कोण कितना होता है आप सभी को पता है कि इसका कोण होता है 29 डिग्री। दोस्तों एक और थ्रेड होती है बीए थ्रेड, ब्रिटिश एसोसिएशन थ्रेड, जिसका एंगल होता है 47.5 डिग्री। और दोस्तों एक और जो इसमें बीए थ्रेड में रखने याद रखने वाली बात है वो ये है कि इसका यूज बहुत फाइन, जैसे मान लीजिए कोई क्लॉक है, क्लॉक में गियर लगे रहते हैं और उनमें जो थ्रेड कटी होती हैं वो बीए थ्रेड ही होते हैं, है ना। आगे देखते हैं यहाँ पे 100 नंबर का क्वेश्चन। दोस्तों हमने सेंचुरी लगाई थी। 100 नंबर के क्वेश्चन में पूछा गया है इन रिलेशन टू ग्राइंडिंग ऑपरेशन ड्रेसिंग ऑफ व्हील रेफर टू। दोस्तों हम ग्राइंडिंग ऑपरेशन में जो व्हील यूज करते हैं, जो व्हील होता है आपने दोस्तों अगर देखा हो तो जैसे मान लीजिए मैं व्हील का अगर फ्रंट व्यू बनाता हूं तो व्हील रहता है, उस पे छोटे छोटे दाने टाइप से आपको देखने को मिलेंगे, उसको बोलते हैं एब्रेसिव कण, एब्रेसिव पार्टिकल्स। जो एब्रेसिव पार्टिकल्स हैं जब हम मेटल को काटते हैं तो फ्रिक्शन के द्वारा ये धातु को हटाता है ना। तो हटाने के दौरान क्या होता है ये इसके जो जो उभरे हुए जो छोटे छोटे कण होते हैं वो घिस जाते हैं। इसके बीच में क्या होता है जो मेटल के छोटे छोटे पार्टिकल्स भर जाते हैं तो ये काम करना बंद कर देता है, मतलब धातु को घिसना बंद कर देता है। तो उसके लिए हमको जो एब्रेसिव पार्टिकल्स हैं उनके कटिंग एज को पुनः शार्प करने के लिए, जो कटिंग एक्शन है उसको रीस्टोर करने के लिए हम ड्रेसिंग करते हैं, मतलब व्हील को ड्रेसिंग करते हैं। एक ड्रेसिंग टूल होता है जिसको यहाँ पे लगा के इसको ड्रेसिंग करते हैं, तो इसमें कटिंग एक्शन है वापस से स्टोर हो जाता है। तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों ये हमने पूरे जो इसरो का 2023 का आंसर की है उसको डिस्कस किया। दोस्तों ये एग्जाम मैंने खुद ने दिया था, मेरा यहाँ पे सिलेक्शन हुआ था इसरो में, है ना, इसरो में सिलेक्शन हुआ था। मैं आपको अगर अपना मार्क्स भी दिखाऊंगा तो 94 मार्क्स मेरे यहाँ पे थे। दोस्तों 94 मार्क्स मेरे यहाँ पे थे, बहुत अच्छी रैंक थी मेरे यहाँ पे, लेकिन मैंने ज्वाइन नहीं किया, मुझे इंटरेस्ट नहीं था। दोस्तों मुझे आपको पढ़ाने में इंटरेस्ट है, तो अगर आप मुझे ज्वाइन करते हैं तो मैं आपको बहुत हेल्प करूंगा। और मैं खुद कई एग्जाम क्वालिफाई कर चुका हूं, तो मुझे एक्सपीरियंस है कि यहाँ पे क्या चीज पूछी जाती है और टेक्निकल में कहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दोस्तों वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको जरा सा भी इससे फायदा मिलता है तो आप अपने दोस्तों के साथ साझा जरूर करें इसको, और लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।
बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए।